बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी गुरसिंगी में, सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री को आप बिहार से सुन रहे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर लालटेन युग की याद दिलाई, यूं कहिए कि डर दिखाया एक बार फिर कि भाई गड़बड़ कर दी अगर चुनाव में तो फिर लालू यादव आरजेडी आ जाएगी, फिर वही गुंडागर्दी, फिर वही अपराध, फिर वही जंगल राज। और कहा कि हमारा ये 20 साल में हमने बड़ी मेहनत करके बिहार को वहां से निकाल के यहां तक पहुंचाया है। तो ये आज प्रधानमंत्री का मैसेज था। फिर अपने वो केंद्र की सरकार के, नीतीश सरकार के काम वगैरह सब, और जो अभी योजनाएं नई शुरू हुई हैं उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपकी स्क्रीन पर इससे पहले कुछ ग्राफिक चल रहे थे, कुछ डेटा चल रहा था, वो मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार के लोग अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इसका कोई आइडिया तो लगे। बाकी तो चुनाव बता देगा। तो सी वोटर के सर्वे का एक ट्रैक जो है, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो उसमें यह पता चलता है कि तेजस्वी यादव अभी भी बिहार में नंबर 1 बने हुए हैं लोकप्रियता के मामले में, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। वो दे दीजिए स्क्रीन पर, डेटा दे दीजिए वो। और उनके बाद नंबर किसी का आ रहा है तो वो नीतीश कुमार नहीं है, वो प्रशांत किशोर हैं, जिनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री का ग्राफ नीचे आ रहा है, वो नंबर 3 पर फिलहाल चल रहे हैं पसंद के मामले में। डेटा के आदमी हैं बैल साहब, वो आपको और बताएंगे इसके बारे में। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तेजस्वी नंबर 1 स्थान पे अभी भी हैं, 40.6% से 34.6% तक गिरा है। ये नहीं कि उनका ऊपर उठा, फरवरी से जून में। लेकिन फिर भी नंबर 1 स्थान पे है। नीतीश जी का बहुत ही ज्यादा तो नहीं गिरा, 18.4% से 17.4%, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता उनको नहीं दी जा रही। और अब जब ये लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं तो हो सकता है उससे भी कम हो जाए। मोदी जी का तो खैर हमेशा से, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, बट उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ 44.5% से 50.4%। हाँ, मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया बहुत, और 6% बढ़ा है मोदी जी का ग्राफ। और प्रशांत किशोर का 14.9% से 18.2%, और राहुल गांधी का 34.4 से गिरता हुआ 30.9%। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज की स्पीच में भी देखिए, जो मोदी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी, वो थी पिछड़ों का साथ। और वो क्यों करी उन्होंने? क्योंकि 63% जो है या तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हैं या अदर बैकवर्ड क्लास के हैं। तो जब लोगों का ग्राफ गिर रहा है तो दो ऐसे अस्तित्व हैं जिनका ग्राफ बढ़ रहा है, और वो कौन है? वो है मोदी जी। तो मोदी जी तो यूनिवर्सल है। एनडीए का आना, उसी वजह से आके उन्होंने सबको यूनाइट करने की कोशिश की है। और दूसरा बढ़ रहा है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर का क्यों बढ़ रहा है? इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो किसी एक धर्म, जाति या फिर एक कम्युनिटी के नहीं फोकस कर रहे, वो पूरे बिहार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पे, वो फोकस कर रहे हैं जॉब्स पे, वो फोकस कर रहे हैं पलायन पे, कि अगर पलायन रुकेगा, एजुकेशन होगी, तभी जॉब्स ज्यादा। तो आइए फिर प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में जो चर्चाएं बिहार में चल रही हैं, बात तो कर रहे हैं लोग उनके बारे में, वोट उनको कितना मिलेगा ये नहीं हम कह सकते। मैं आपको उदाहरण के साथ भी चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर कैसा रोल प्ले कर सकते हैं। पूर्व में ऐसा कोई अगर एलिमेंट उठ के चुनाव में, किसी चुनाव में अचानक चढ़ता है तो वो कैसा असर डालता है पूरे इलेक्शन के ऊपर। 2017 का गुजरात का इलेक्शन बीजेपी बाल बाल बचा कर ले गई, 99 सीटें आई थी और कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली थी। उसके 5 साल के बाद होना यह चाहिए था कि बीजेपी के लिए चुनाव और मुश्किल होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गुजरात में एंट्री होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल अरविंद केजरीवाल की वजह से, लेकिन उनकी एंट्री के बाद देखिए क्या हुआ, 150 सीट चली गई बीजेपी 2022 के इलेक्शन के अंदर। तो कितना सर? 156 सीटें। तो क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में कुछ वैसा पार्ट प्ले कर सकते हैं? समीर जी, क्या लगता है आपको, या ये स्पॉइलर दोनों तरफ के लिए होंगे? नहीं, मुझे लगता है कि गुजरात से पूरी तरीके से कंपैरिजन नहीं किया सकता प्रशांत किशोर का। गुजरात की राजनीति अलग थी। भारतीय जनता पार्टी वह लंबे समय से सत्ता में, वो बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी में। बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से कमजोर लगातार होते जा रहे हैं, और 5 साल में, 3 साल में वो स्थिति हुई है। देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो तो कोरा कागज है। वो कोई भी बटन लेकर चल नहीं रहा अभी। न परिवारवाद का उनके आरोप है, न उनके पिता के किसी भ्रष्टाचार की राजनीति का उनके ऊपर आरोप है, न उनके ऊपर कोई दाग किसी तरह का। तेजस्वी के यादव के ऊपर लालू प्रसाद यादव की एक लायबिलिटी है। तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आरजेडी के साथ तमाम तरह के आरोप प्लस और माइनस है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी जुड़ा हुआ है। और जनता बिहार में, अगर नीतीश, बहुत अच्छी बात प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कही थी, उन्होंने कहा कि भाई विकल्प नहीं था जनता के पास। अभी तक बिहार में क्या हो रहा था, बीजेपी के डर से मुसलमान आरजेडी को वोट दे रहे थे,
और आरजेडी के जंगल राज से डर के बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट दे रहे थे। उन्हें कोई विकल्प नहीं था। पहली बार जन स्वराज ने एक विकल्प के रूप में किया और पार्टी बनाने के पहले जब 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जन स्वराज की स्थापना की थी, उसके 2 साल पहले तक वो लगातार बिहार के गाँव में घूमे और उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी को तैयार किया है और उसके मुद्दे तय किए। मुझे लग रहा है कि जन स्वराज जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता के बीच जा रहे हैं, वो पलायन की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो बिहार का पैसा जो बाहर जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो लालू के 20 साल की बात 15 साल की बात करते हैं, नीतीश के 15 साल का भी जिक्र कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस समय बज़ है इनका बिहार में। निश्चित रूप से है और बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि या तो अर्श पे या फर्श पर, तो मुझे लग रहा है वो अर्श पर तो नहीं रहेंगे। 10 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में कुछ लोग पहले भी हमने प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा की थी। आज क्या असेसमेंट है त्रिपाठी जी आपका उनको लेकर? देखिए, एक बात तो है कि प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो लोगों को कनेक्ट कर रही है। मतलब जब वो कुछ कहते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि एकदम से हवा हवाई बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि प्रशांत किशोर अभी तक कोई टेस्टेड नहीं है, तो आप उसको पॉजिटिव भी मान लीजिए, नेगेटिव भी मान लीजिए। न उन्होंने कोई बहुत ऐसा कोई प्रमाण दे दिया है जिससे मान लिया जाए बड़ा कमाल करेंगे, न कोई अभी बेईमानी की है। जब पद ही नहीं मिला है तो क्या करेंगे वो? तो वो भी एक अच्छी चीज है कि उनके पक्ष में हो सकता है कि जिन लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है भाई की उम्मीद है। बिहार का एक बड़ा वर्ग पिछले कुछ वर्षों में उसके मन में ये आता है कि क्या हमें इसी चक्कर में पड़े रहना है, और जिसको मैं यूं भी कहता हूं कि क्या गठजोड़ की राजनीति से बिहार बाहर आएगा? क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो फिर प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं है, तो फिर केजरीवाल और प्रशांत किशोर की तुलना नहीं करनी चाहिए, तो फिर गुजरात और बिहार कंपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां क्या है, आमने सामने की लड़ाई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। यहां भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 छोटे छोटे बटकरे हैं, यहां लालू जी की यानी तेजस्वी के साथ 2-3 छोटे छोटे तो बड़े क्लियर हैं त्रिपाठी जी, लेकिन नहीं क्लियर नहीं है ना। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो क्लियर कहां है? दोनों तरफ की ताकत 74-75 सीट पर बैठे हुए हैं ये दोनों, यानी तेजस्वी और भारतीय जनता पार्टी। इधर क्या है, इधर 40 सीट पर, इधर 18 सीट पर, इधर 7 सीट पर, 8 सीट पर, तो इधर भी 12 सीट पर। तो एक तरह से कहें दोनों तरफ संतुलन लगभग बराबर है, मतलब दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन वो अलग अलग वर्टिकल में, मतलब एक वर्टिकल नहीं है ना। जैसे बीजेपी वहां थी तो उसको पता है कि बीजेपी जाएगा या कांग्रेस जाएगा, वहां उसको लगता है कि चलो ठीक है हम मांझी जी को दे देंगे, ये थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, या नीतीश जी रहेंगे तो ये उधर जाएंगे। क्या ये एक बड़ी मुश्किल है जो बिहार की है। लेकिन हां, प्रशांत किशोर जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे बिहार में वो जा रहे हैं और जो बात वो कर रहे हैं वो बिहार के लोगों को समझ में आ रही है, और उस वर्ग को समझ में आ रही है जिसको लेके बार बार कहा जाता है कि भैया वो प्रवासी हो गया, वो बंबई दिल्ली रहता है, वो तो कहीं और चला। उसको लग रहा है कि कब ये बिहार का दुष्चक्र खत्म होगा, क्योंकि उसको भी लगता है कि नीतीश जी जहां तक लेकर गए, लेकिन ये नीतीश जी की अगुवाई वाली सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है वो अब इससे आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ रुक सा गया, थम गया है। अब जरा ये वोट की बात हो रही है, तो जो वोट की एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो मैं आपको उसके बारे में बता दूं। 2 स्टेटमेंट पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे मतलब लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल वहां भी चुनाव लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि भी बिहार में अब इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जो डेटा सामने आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो उसका चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ये वोट काट के महाराष्ट्र जैसा कुछ करना जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि सरनेम देख के काम होगा। यहाँ पे सरनेम देखा जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है कि कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन अति पिछड़ा है। तो पिच क्लियर है बिल्कुल, इसी पिच पे तो हमारा ही चल रहा वोटर है, कट रहा है। इसी पिच पे तो चल रहे हैं। वो डे 1 से इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारा वोटर कट रहा है, इस बात की चर्चा लगातार। इसमें पूरे SIR में और क्या बहस हो रही है? ये बहस तो नहीं हो रही ना कि बीजेपी यही कह रही है ना कि तुमको ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा ही कटेगा वोटर। वो वोटर किसका किसी का भी हो सकता है। तो मरा हुआ वोटर किसका कटेगा? जो मर गया है, जिसका आधार नाम कट रहा है, वो किसका वोट कटेगा? किसी का भी कटे, ये इलेक्शन कमीशन कैसे जान सकता है कि ये किसका वोटर है? ये सवाल है। नहीं, ये तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई सरनेम से पता पड़ता है, तो सरनेम से तो वहां तो बिहार में तो खासतौर से मोटे तौर पे पता ही पड़ सकता है कि किसका वोटर है। इसमें कोई बहुत ऐसा, ये तो ओपन सीक्रेट है। मतलब बिहार में तो खासतौर से आप ये पता कर सकते हो सरनेम से कि किसका वोटर है या किधर खड़ा हुआ। उसमें से 10-5% इधर उधर होगा, 100% वो नहीं कह सकते। लेकिन अब ये बहस तो हमेशा राजनीतिक बहस के तौर पर चलती रहेगी कि किसका वोटर कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन मैं कल भी इस बात का जिक्र किया था, आज फिर जिक्र कर रहा हूँ कि 2020 के चुनाव में अगर दोनों गठबंधन में 12,768 वोट का फर्क है, तो वोटों को कटने को आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, चाहे वो SIR का मसला हो या कोई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रुकना चाहिए, वो काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर वोट कट रहे हैं
तो उसको आप खारिज इसका कर दें, चुनाव पर असर पड़ेगा बहुत। इसका असर पड़ेगा। ये मुझे लगता है इसमें। प्रशांत जी पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत जी की बज बढ़ रही है, लगातार हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें तय करना है कि वो किसका ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं। अभी शायद उन्होंने तय नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि वो तो किसी के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे, वो तेजस्वी के खिलाफ भी बोल रहे हैं और कभी कभी याद आता है तो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये तो अभी चुनाव के नतीजों पे पता चलेगा ना आपको कि किसकी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो एक स्टैंड के तौर पे कि भाई, क्योंकि मैंने पहला चुनाव में किसी व्यक्ति को देखा कि जो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ रहा हो ऑल्टरनेट के तौर पे। और कैसे लड़ा जाता है सरकार के खिलाफ? ऑल्टरनेट तो सरकार के खिलाफ होता है ना। नहीं, वो तो सारे आप भाषण देखिए तेजस्वी जी के खिलाफ होता है उनका भाषण। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो जिसके खिलाफ लड़े, तेजस्वी के खिलाफ लड़े या ओवैसी के खिलाफ लड़े, नीतीश जी के खिलाफ लड़े, लेकिन क्या वो तेजस्वी के ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं या नीतीश कुमार के ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ये बताइए ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा बिहार के चुनाव में, कानून व्यवस्था का सवाल। अब इस पर बहुत जबरदस्त सियासत हो रही है। पटना में पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ कल, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को और तेजी से हवा मिली है। अब एक बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें यह बताया गया कि इस मामले का आरोपी तौसीफ ये पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ है। पशुपति पारस कौन? चिराग पासवान के चाचा, जो अलग हो गए और अब शायद महागठबंधन में चले गए। हाँ, गठबंधन में चले गए महागठबंधन में। तो ये उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसके पोस्टर आए हैं सामने, जिसमें पशुपति पारस की तस्वीर है, रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है और उसमें नीचे इसका फोटो लगा हुआ है और इसने खुद को बताया है समाज सेवी। और ये समाज सेवी पिस्तौल जेब में डाल करके गया था कल अस्पताल में और मर्डर करके वहां से ये बाहर निकला है। तो अब ये पोस्टर भी लहराया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई ये तो इनके साथ जुड़ा हुआ था। चंदन मिश्रा हत्याकांड, यही कल वाला, इसमें कुछ और खुलासे हुए हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या की वारदात को लेकर बड़ी बताया जा रहा है कि तौसीफ बादशाह ने पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया कि वही आदमी है जो सबसे आखिर में निकलता हुआ, बड़े आराम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। और अब 27 घंटे हो चुके हैं इस वारदात को, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 6 में से 4 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और बाकी 3 शूटर्स, इनके नाम है मन्नू, सूरजभान और बलवंत सिंह, ये बक्सर के रहने वाले हैं। अब इसमें एक और वीडियो भी आ गया जिसमें ये शूटर ये हत्या करने के बाद बाकायदा हथियार लहराते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चंदन हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन भी आ गई, जिससे ये पता चलता है कि 12 मिनट में ये पूरी वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया था। आप पहले देखिए, सड़क पर तौसीफ और उसके साथ एक शख्स खड़ा है। सुबह के 7:13 और 47 सेकंड का वक्त है। 10 सेकंड बाद 4 और शूटर्स सड़क की दूसरी तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। बाकी चारों शूटर आ जाते हैं। छठा शूटर इशारा करके वहां से चला जाता है। फिर सुबह 7:14 पर तौसीफ 4 शूटर्स को पूरी प्लानिंग बताता है। अब तौसीफ के साथ बाकी चारों शूटर्स बारी बारी से अस्पताल के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। वहां जाकर ये गोलियां चलाते हैं, चंदन की हत्या करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। क्योंकि बाकी 4 शूटर्स वारदात के बाद तेजी से कमरे से बाहर निकले, लेकिन तौसीफ बड़े आराम से 10 सेकंड के बाद बाहर आया था। अब सुबह 7:25 पर छठा शूटर जो अस्पताल के बाहर बाइक लेकर खड़ा था, उस पर 2 और ये हत्यारे बैठे हुए दिखते हैं और इसमें से एक व्यक्ति के हाथ में ही पिस्तौल है। और इसके कुछ सेकंड के बाद तौसीफ भी एक दूसरी बाइक से भागता हुआ दिखाई देता है। इतना तो दिख रहा है ये किसी हड़बड़ी में नहीं थे और ये किसी डर में भी नहीं थे। अब इस पर बयान आया लल्लन सिंह का। अब वो जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। वो भी वही बात कह रहे हैं जो इस वक्त आपको बीजेपी और जेडीयू का कोई भी नेता बोलता हुआ दिखाई देगा कि ये सारी घटनाएं जो हैं आपसी रंजिश में हो रही हैं या आपसी किसी विवाद में हो रही हैं। ये संगठित अपराध से या संरक्षण प्राप्त अपराध, इसको आप नहीं कह सकते हैं। बैल साहब, कोई अंतर करेंगे इसमें आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप, जैसे बातचीत चल रही थी कि एवरेज क्या है मर्डर्स का, तो 232 मर्डर हर महीने का एवरेज है। और ये बातचीत चल रही थी कि मॉनसून के वेदर के पीरियड में ज्यादा हत्याएं होती हैं। एडीजी बोले हाँ, लेकिन वो बात भी सही नहीं है, क्योंकि जून में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, जुलाई में नहीं होती, जुलाई में कम हो जाती है। उसका फिगर 279 से 249 या ऐसा कुछ आ जाता है। और तीसरी बात जो ये हो रही थी कि ये पर्सनल रंजिश है। ये तो कल हमने आपके ऑफिस, आपके स्टूडियो में भी डिस्कस किया था कि पर्सनल रंजिश तो एक कारण होता ही है, लेकिन पर्सनल रंजिश के साथ हमने
कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी से भी इनको सपोर्ट मिलता है, तो वो आज प्रूव हो गया। और तीसरी चीज आती है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे पर्सनल रंजिश से हो, चाहे लूटपाट से हो, चाहे फिरौती से हो, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो, हत्याएं बढ़ने का मतलब है, और हर दिन 4 हत्याएं बढ़ रही हैं। ये नहीं कि 1-2 बढ़ रही हैं, हर दिन 4 हत्याएं बढ़ रही हैं, जिसका ये 60 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 14 दिन के अंदर। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई खौफ नहीं है इन हत्यारों पे, इन क्रिमिनल्स पे पुलिस का। दूसरा, क्योंकि ये बिना किसी मास्क के आते हैं, ओपनली आके, और बाद में राइफल को भी, गन को भी ऊपर दिखाते हुए जाते हैं, ये दर्शा रहा है कि वो खौफ क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। क्योंकि बदमाशों और जो गैंग्स होते हैं उनका खौफ इसी वजह से होता है कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता, ये आके। अब जो आखिरी बात आती है कि क्या इनके बारे में पता था? इन सभी के बारे में पता था, यहां तक कि जिस आदमी को मारा गया, जो अटेंडेंट के पैर में गोली लगी, या जो अंदर जाके बाथरूम में छुप गया था। अच्छा, बड़ी बात हो रही थी कि भाई आप योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्यों नहीं अपनाते। कई राज्यों में ये बात कहते हैं, सत्ता पक्ष अगर बीजेपी की सरकार है तो मुझके लोग बोलते हैं कई बार कि भाई योगी जी जैसा आप काम कीजिए, अपराधियों पे डर वैसे ही। तो अब योगी सरकार में क्या हुआ है, ताजा प्रकरण क्या, मैं आपको वो बता देता हूं। फर्रुखाबाद में एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और उसके बाद में फिर उसकी हत्या कर दी गई, और पुलिस ने आज सुबह सुबह उसे, जो व्यक्ति था आरोपी, उसे मुठभेड़ में मार डाला। इसका नाम मनु था। इस अपराधी ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, फिर उस बच्ची की हत्या कर दी, और उसके बाद से ये फरार चल रहा था। और इस बच्ची को उसने कहां से उठाया? अपनी ही एक रिश्तेदार, अपनी बुआ के घर में आई हुई लड़की, छोटी सी बच्ची गांव की, उसको उठाया और अपने साथ उठा करके ले गया। यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके ऊपर पहले भी अपहरण और हत्या के मुकदमे चल रहे थे। 50,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। तो इसका तो फुल एनकाउंटर हो गया। कानपुर में पुलिस ने छेड़खानी करने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ने की प्रयास किया, वहां भी गोली चली और उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसे यूपी की पुलिस हाफ एनकाउंटर कहती है। एक छात्रा से छेड़खानी का मामला था और इस बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस को एक सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति जो है इस फलाने इलाके में है, और वहाँ घेराबंदी की गई और फिर वहाँ फायरिंग हुई और उसमें इसको पैर में इसको गोली लगी। अब ये देखिए, उसको ये कंधों पर टांग करके लाते हुए पुलिस वाले इस आरोपी को। किसी को अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए कि यहाँ एनकाउंटर हो गया, यहाँ कोई मारा गया, चाहे अपराधी क्यों ना हो, लेकिन क्या ये जरूरत है? और कभी कभी इसी से अपराधियों के मन में डर पैदा किया जा सकता है। त्रिपाठी जी। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा अपराधी अगर मर जाए तो। ये सुनने में किसी को बुरा लगे, किसी को ना अच्छा लगे, हम पुलिस राज के ट्रिगर हैप्पी पुलिस के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसे लोग जो तमंचा लहराते हुए अस्पताल में घूम रहे हैं, ऐसे लोग जो किसी बच्ची से दुष्कर्म कर देते हैं, ऐसे लोग जो किसी को भी मार कर और कहते हैं ठीक है क्या होगा, हमें पकड़ के ले जाएंगे, हमारा वकील पहले से खड़ा हुआ है, वो निजी मुचल के छुड़वा लेगा, नहीं तो जज साहब थोड़ा समय लेंगे, छोड़ देंगे। कई बार ये लगता है कि क्या ये होना चाहिए क्या एक सभ्य समाज में, स्वस्थ समाज में, लेकिन जितना समाज असभ्य होता जा रहा है उसमें ऐसे लोगों का इलाज तो जरूरी है। और ऐसे लोग जेल से भी चलाते हैं, जेल में चले गए उसके बाद वहां से चला रहे हैं, नया पैदा कर रहे हैं। एक ऐसा अपराधी मरता है तो अगले 10 अपराधी पैदा होने की गुंजाइश खत्म होती है। सैद्धांतिक तौर पर मैं भी ये कहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अपराधी अस्पताल में, जो अपराधी पुलिस के सामने, जो अपराधी सड़क पर लहराते हुए पिस्तौल जा रहा है, उसकी गोली से कोई पुलिस वाला नहीं मरेगा, इसकी कौन गारंटी ले सकता है? और मुझे लगता है कि ये सचमुच सोचना चाहिए कि क्या ऐसे जो बहुत खतरनाक किस्म के अपराधी होते हैं, जो यही काम धंधा बना लेते हैं, क्या उनको इस तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए? और अगर छोड़ा जाए तो क्या कोई टाइम लिमिट पे किसी अपराधी को बंद कर पाते हैं? ये सवाल पूछा मैंने कि भाई एनकाउंटर तो बिहार पुलिस ने भी किया था अभी गोपाल खेमका के केस में, वहां भी अपराधी मारा गया था, वहां तो डर पैदा नहीं हुआ। नहीं, डर क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि जब आप एक घटना हुई है, लेकिन ये पॉलिसी के तौर पर नहीं है ना। योगी के राज में आप इस तरह के गुंडे बने घूमे तो संभव नहीं है। टांग टूटेगी, हाफ एनकाउंटर होगा, मरेंगे, मारे जाएंगे, खुद अपने गले में तख्ती लटका कहेंगे भैया आत्मसमर्पण करा लो, जेल में हम सुरक्षित हैं। बिहार में कहां से होगा? बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के गृह मंत्री को अपने हालात की चिंता नहीं है भाई। नीतीश जी को कुछ नहीं पता है।
मतलब ये कहते हुए मुझे जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि बिहार सचमुच भगवान भरोसे चल रहा है। पता नहीं, टेस्ला की कार आई है तो ऑटो पायलट मोड यहां डिसेबल है, पता है कि नहीं आपको? जी, यहां ऑटो पायलट नहीं चलता है, लेकिन अगर वो बिहार में आए तो बिहार तो पहले से ऑटो पायलट है, वहां बढ़िया चल सकती है। अच्छा, मैं योगी जी के कुछ बयान है आपको, कुछ अभी की कुछ उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सुना रहा हूँ। वो इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी में उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर भी बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कुछ लोग समाज में जातीय संघर्ष कराने के लिए पहचान छुपाकर सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें करते हैं ताकि समाज के अंदर तनाव हो। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। फिर उन्होंने मुहर्रम पर ताजिए को लेकर के उन्होंने कहा हमारी सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, किसी ने नहीं माना तो बिजली की तार से छू गए, 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिर मैंने ये कहा कि इन लोगों के साथ रियायत मत बरतो क्योंकि इन्होंने ही कानून नहीं माना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कांवड़ यात्रा पर उनका, क्योंकि आपने भी देखा कई जगहों पर ये वीडियोस हमारे यहाँ भी चले कि कांवड़ियों ने कहीं मारपीट कर दी, कहीं गाड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 300-400 किलोमीटर चल के जो आदमी आ रहा है उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। दोनों बातें सुनिए। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ।